कोशिका जैविकी, कोशिका की संरचना तथा कार्य का अध्ययन आधुनिक जीव विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया। तब से लेकर आज तक कोशिका संरचना के अध्ययन के लिए लगातार नई नई तकनीकें विकसित हुई। कोशिका घटकों को कई हजार गुना बड़ा देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कोशिका रसायन के अध्ययन के लिए अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन और फ्रैक्शनेशन तथा ऑटो रेडियोग्राफी और रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स जैसी कई आधुनिक तकनीकें आज बहुत सी प्रयोगशालाओं में आमतौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। कोशिका विभाजन, क्रोमोसोम्स की संरचना तथा कार्य, उनकी गति और उनके अनुलेखन को आप बहुत सी आसान साइटोलॉजिकल तकनीकों द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। स्क्वैश और स्मीयर तकनीकें ऐसी ही दो आसान तकनीकें हैं। इनसे आप खुद ही क्रोमोसोम्स की संरचना, कोशिका विभाजन की अवस्थाओं, ड्रोसोफिला के पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और मैमल्स में सेक्स क्रोमैटिन्स का अध्ययन कर सकते हैं। स्क्वैश तकनीक में पहले से अच्छी तरह से स्टेन किए हुए टिश्यू यानी ऊतक को स्लाइड पर हल्के से दबाया जाता है। इससे कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं और क्रोमोसोम्स फैल जाते हैं। स्मीयर तकनीक में फ्लूइड या सेमी फ्लूइड टिश्यू यानी तरल ऊतक को स्लाइड पर फैलाकर स्टेन किया जाता है। ये दोनों तकनीकें काफी कम समय में पूरी हो जाती हैं और इनसे आप कोशिकाओं की एक परत को पूरी तरह से देख सकते हैं। All multicellular plants and animals are comprised of millions of cells. सभी बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाओं से बने हैं। किसी भी जीव की सभी कोशिकाएं एक कोशिका यानी जाइगोट से कोशिका विभाजन द्वारा बनती हैं। संपूर्ण विकास के बाद भी जीवों में कुछ प्रकार की कोशिकाएं लगातार विभाजन करके अपने जैसी कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं। विभाजन के दौरान कोशिकाओं में डीएनए यानी क्रोमोसोम्स की मात्रा दुगनी हो जाती है। ये बाद में संतति कोशिकाओं में बराबर बढ़ जाते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन लाइट तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों से किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कोशिकाओं का उनकी विभाजन प्रक्रिया के दौरान अध्ययन कर सकते हैं? हाँ, बशर्ते आप सही मटेरियल का चुनाव करें। कोशिकाओं में विभाजन दो प्रकार से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ज्यादातर कोशिकाओं का विभाजन माइटोसिस द्वारा होता है। बहुत कम कोशिकाएं मियोसिस द्वारा स्पर्म्स तथा एग्स जैसी कोशिकाओं को जन्म देती हैं। विभिन्न जीवों से सही मटेरियल का चुनाव करके हम इन प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। पौधों के मेरिस्टेमेटिक भाग, बोन मैरो की कोशिकाएं तथा आंखों के कॉर्नियल कोशिकाएं ऐसी कुछ उदाहरण हैं। अब हम स्क्वैश तकनीक द्वारा प्याज की रूट टिप्स में माइटोसिस की अवस्थाएं देखेंगे। Which enables you to study the cells while they are undergoing mitosis. जड़ें उगाने के लिए प्याज के बल्ब को जड़ की तरफ से पानी में रखिए। दो दिन के बाद आप देखेंगे कि काफी लंबी जड़ें उगाई हैं। इन जड़ों की टिप्स को काटकर 3 भाग इथेनॉल और 1 भाग एसिटिक एसिड में फिक्स कर दीजिए। फिक्सेटिव से रूट टिप्स निकालकर इन्हें 70% अल्कोहल में रखिए। यदि आप रूट टिप्स को इस्तेमाल से पहले अधिक समय तक संरक्षित रखना चाहें तो इन्हें 70% अल्कोहल में ही रहने दीजिए। आप जब भी स्क्वैश तकनीक द्वारा स्लाइड बनाना चाहें तो 70% अल्कोहल से कुछ रूट टिप्स निकालकर
वॉच ग्लास में रखिए। And wash और इन्हें them well पानी से with धोइए। water. पिपेट द्वारा पानी निकालिए। Drain off the water. And और जड़ों को थोड़ी देर के लिए 1 नॉर्मल HCl से हाइड्रोलाइज करिए। रूट टिप्स को रूम टेम्परेचर पर लगभग 10 मिनट तक या फिर वॉच ग्लास को 1 मिनट तक गर्म करके हाइड्रोलाइज किया जाता है। or you might slightly warm the watch glass over a flame for about a minute. Remove the HCl. वॉच ग्लास से HCl निकालकर रूट टिप्स पर 2% एसिटोआर्सिन डालिए। And add 2% acetoacetate onto your watch glass with the root tips. You may then warm the watch glass वॉच ग्लास को थोड़े समय के लिए फिर से गर्म कीजिए और रूट टिप्स को 5 मिनट तक स्टेन होने दीजिए। briefly warm the watch glass over the flame. And let the root tip stain for about 5 minutes. Pick a couple of root tips. वॉच ग्लास से 2 या 3 रूट टिप्स लेकर स्लाइड पर रखिए। And place them on रूट a टिप से slide. मेरिस्टेमेटिक हिस्से को काटिए। मेरिस्टेमेटिक रीजन Cut पूरी रूट टिप only की the अपेक्षा meristematic अधिक region स्टेन्ड होता है। which you can easily identify as more intensely stained regions along the length of the root tip. इसके लिए टिप के आखिरी सिरे से आप 1 मिलीमीटर का हिस्सा काट सकते हैं। From the terminal tip. Place 45% एसिटिक एसिड की a drop एक of बूंद 45% स्लाइड पर डालिए। acetic acid. कवर स्लिप को साफ कीजिए और हल्के से टिप्स पर Clean रखिए। the cover slip. And gently place it over the material. कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखें
कि स्लाइड पर एयर बबल्स न बनने पाए। Avoid the formation of air bubbles. स्लाइड को Place the slide फिल्टर पेपर्स के बीच between रखिए। filter papers. फिल्टर पेपर को हल्के से दबाकर स्लाइड से फालतू एसिटिक एसिड सोख लीजिए। Drain off the excess acetic acid by gently pressing the filter paper, and with the help of a flat bottom of a pencil, gently tap over the material. अब किसी पेंसिल की चपटी तरफ से स्लाइड पर धीरे धीरे टैप करिए। इससे स्लाइड पर रखा मटेरियल अच्छी तरह से फैल जाएगा। मटेरियल के अच्छी तरह से फैल जाने तक आप पेंसिल से टैप करते रहिएगा। कवर स्लिप के किनारों को नेल पॉलिश से या डीपीएक्स से सील कर दीजिए। सील करने से तैयार स्लाइड में से एसिटिक एसिड का वाष्पीकरण रुक जाता है। इस स्लाइड को अब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यहाँ आप कई इंटरफेस न्यूक्लियाई देख रहे हैं। साथ ही कुछ कोशिकाएं विभाजन अवस्था में भी दिखाई पड़ रही हैं। आप जानते हैं कि माइटोसिस की पहली अवस्था प्रोफेस है। आइए देखें कि रूट टिप्स की इस स्लाइड में प्रोफेस कैसा दिखता है। ये देखिए एक प्रोफेस स्टेज। यहाँ क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो चुका है। यह कोशिका आसपास की अन्य कोशिकाओं से भिन्न है जो अभी भी इंटरफेस स्टेज में है। कुछ और प्रोफेस स्टेज की कोशिकाएं देखिए। एक और प्रोफेस, एक और प्रोफेस। इसे आप लेट प्रोफेस भी कह सकते हैं। क्रोमोसोम्स अब इक्वेटोरियल प्लेट पर हैं। ये मेटाफेज स्टेज है। कुछ में तो आप दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को साफ साफ देख सकते हैं।
दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को साफ साफ देख सकते हैं। एक मेटाफेज और एक मेटाफेज स्टेज यहाँ भी देखिए, एक मेटाफेज और एक एनाफेज स्टेज भी। यहाँ देखिए क्रोमोसोम्स ने पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया है। यह अर्ली एनाफेज है। एक और उत्तम एनाफेज स्टेज जहां क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स की ओर पहुंच रहे हैं। एक और एनाफेज देखिए, क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स पर पहुंच गए हैं। ये आगे दो संतति कोशिकाओं को जन्म देंगे। लेट एनाफेज देखिए, यह टीलोफेज स्टेज है। आप सभी जानते होंगे कि मैमल्स में फीमेल्स में 2X क्रोमोसोम्स और मेल्स में 1X और 1Y क्रोमोसोम होते हैं। दोनों सेक्सेस में ऑटोसोम्स की संख्या एक समान है। यदि दोनों X क्रोमोसोम्स क्रियाशील हैं, तो इसका मतलब है कि फीमेल्स में X क्रोमोसोम्स के उत्पाद भी दुगने होंगे और मेल्स में केवल एक ही X क्रोमोसोम का उत्पाद होगा। लेकिन प्रकृति ने ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिससे दोनों मेल्स और फीमेल्स में केवल एक ही X क्रोमोसोम क्रियाशील होता है। फीमेल्स की सोमैटिक कोशिकाओं में मौजूद दो X क्रोमोसोम्स में से एक निष्क्रिय होकर अक्रियाशील हो जाता है। इस X क्रोमोसोम को बार बॉडी भी कहते हैं। इस अक्रिय X क्रोमोसोम का नाम बार बॉडी एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले मादा बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में इसे देखा। बार बॉडी को सेक्स क्रोमैटिन भी कहा जाता है। यहाँ हम साइटोलॉजिकल तकनीक द्वारा इस अक्रियाशील X क्रोमोसोम यानी बार बॉडी को देखेंगे। बार बॉडी को आप कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में झिल्ली से लगे गहरे रंग में स्टेन्ड क्रोमैटिन बॉडी के रूप में पहचान सकते हैं। सेक्स क्रोमैटिन को देखने के लिए सबसे उचित मटेरियल है हेयर फॉलिकल, बकल एपिथेलियल की कोशिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं। आइए बकल एपिथेलियम की कोशिकाओं में सेक्स क्रोमैटिन देखें। किसी ब्लंट स्पैचुला या फिर चिम्मच से मुंह के भीतर गाल से सेल्स स्क्रैप कीजिए। पहली बार की स्क्रैपिंग्स को छोड़ दीजिए। दोबारा से फिर स्क्रैपिंग कीजिए। और उसे स्लाइड पर फैला दीजिए। थोड़ी देर हवा में सुखाइए। एक मिनट के लिए 90% अल्कोहल में इसे फिक्स करिए।
फिक्सेटिव से स्लाइड निकालिए। हवा में सुखाइए। और फिर 6 NaCl में रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट तक हाइड्रोलाइज कीजिए। हाइड्रोलिसिस के बाद स्लाइड बाहर निकालकर 2 बार डिस्टिल्ड वाटर से धोइए। स्लाइड सुखाइए। 6% फॉस्फेट बफर्ड जिम्सा स्टेन में स्लाइड 10 मिनट तक रखकर कोशिकाओं को स्टेन कीजिए। स्टेन से स्लाइड हटाइए। डिस्टिल्ड वाटर में एक बार डालकर डिफरेंशिएट कीजिए। स्लाइड सुखाइए। इस स्लाइड को आप ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं या फिर इसे माउंट करके। माउंट करने के लिए स्लाइड को अल्कोहल में डिप कीजिए, ज़ाइलीन में क्लियर कीजिए और DPX में माउंट कीजिए। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यह स्लाइड देखिए। यहाँ इंटरफेस न्यूक्लियस में आप गहरे रंग में स्टेन्ड सेक्स क्रोमैटिन या बार बॉडी देख सकते हैं।